देखो 5th चैप्टर में आपके पास ये टॉपिक है कंप्यूटर रजिस्टर्स, जिसमें हम देखते हैं एक पर्टिकुलर जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं. सो दीज आर द रजिस्टर्स वी हैव: डेटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक टेम्परेरी रजिस्टर है और इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स है. सो डेटा रजिस्टर किस लिए होता है? ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए. सो जिस डेटा के ऊपर आपने काम करना है, जो ऑपरेंड है, उसको स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर होता है. 16 बिट्स का है. एड्रेस रजिस्टर वो रजिस्टर है जिसमें डायरेक्टली रैम में जिस जगह को आपने रेफर करना है उसका एड्रेस होता है. एंड ये 12 बिट्स का है क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो 4096 वर्ड्स है. तो 4096 कितना होता है? 2 रेज टू द पावर 12. ठीक है, 2 रेज टू पावर 10 इज 1024. ऐसे होता है ना. दिस इज 2024. इसको 2 से करोगे, सॉरी 1028 होता है. फिर आपका 2056 होता है. एंड देन यू हैव 4096. सो ये आपका 12 बिट्स का एड्रेस होगा बिकॉज 2 रेज टू द पावर 12 इज 4096. एक्यूमुलेटर में डेटा आएगा, 16 बिट्स का है. इंस्ट्रक्शन भी 16 बिट्स की है. PC is a register which holds the address of the next instruction to be executed. कि अगली कौन सी स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी उसका एड्रेस पीसी में होता है. सो दैट इज ऑल्सो एन एड्रेस, इसलिए वो भी 12 बिट्स का है. एक टेम्परेरी रजिस्टर का हम यूज करते हैं जो कि इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में से अगर किसी चीज को टेम्परेरीली स्टोर करना हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, आपको अगर सिर्फ आ जाता है कि एक्सप्लेन वेरियस कंप्यूटर रजिस्टर्स, तो आप ऊपर टेबल की हेल्प से भी बता सकते हो. एंड यू कैन मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. जस्ट अ मिनट. ठीक है, अदरवाइज ये डायग्राम की अलग से कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है. फिर आपके पास आता है कॉमन बस सिस्टम. ये जो बस सिस्टम है ये बेसिकली दिखा रहा है कि ये सारे रजिस्टर्स बस के साथ कनेक्टेड है. सो बस होती है टू ट्रांसफर द डेटा. सिंस ये मिला जुलाकर आपके पास 7 ही रजिस्टर्स बन रहे हैं तो 3 सिलेक्शन इनपुट्स का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो ये सिलेक्शन इनपुट्स में अगर 111 आएगा दैट मीन्स मेमोरी में से जो डेटा है वो बस में आएगा. अगर ये 001 होगा तो AR रजिस्टर की वैल्यू बस में आएगी. अगर ये 010 होगा तो PC की वैल्यू आएगी. 011 होगा तो DR की वैल्यू होगी. 100 होगा तो AC की वैल्यू होगी. और ऐसे ही आपका 5 और 6 पे है. फिर यहाँ से 16 बिट का डेटा घूम के इसमें से किसी एक रजिस्टर में जाएगा. AC में कभी भी बस से डेटा नहीं जाता है. AC में हमेशा कैलकुलेशंस होती हैं DR के साथ. तो जो DR में से डेटा है वो, और जो AC का अपना खुद का डेटा है, आप देख सकते हो इसका डेटा वापस यहाँ AC में आ रहा है. या फिर यूजर से जो फ्रेश इनपुट है वो, ये सब एडर एंड लॉजिक यूनिट के थ्रू जो कैलकुलेशन होती है वो वापस AC में जाती है. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर नॉर्मल बस. ठीक है, ये बनाने की प्रैक्टिस कर लेना. 50% चांसेस हैं कि आपसे ये आ सकता है. नॉट मच बट येस, यू कैन प्रैक्टिस दिस ऑन लो प्रायोरिटी. फिर आपके पास मेन चीज जो आती है वो है आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन कैसे बनती है. देखो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है. 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. 12 बिट्स का तो आपको एड्रेस ही चाहिए. बची कितनी? 4 बिट्स. ठीक है, इन 4 बिट्स के फर्दर हमने 2 हिस्से कर दिए. एक ऑपरेशन कोड और ये मोड बिट. अब इंस्ट्रक्शंस 3 तरह की हो सकती हैं. एक होती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो इंस्ट्रक्शंस को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 ही तरह की कहेंगे कि एक होती है मेमोरी रेफरेंस, एक होती है नॉन मेमोरी रेफरेंस. ठीक है, अगर ये ऑपरेशन कोड 111 नहीं है, कुछ भी और है, तो वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. अगर ये ऑपरेशन कोड 111 है मतलब वो एक नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है. अब अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो ये जो बिट है इसको हम मोड बिट कहते हैं. ये 0 या 1 हो सकती है. 0 का मतलब है कि जो एड्रेस यहाँ पे गिवन है वो आपका इफेक्टिव एड्रेस है. इफेक्टिव एड्रेस मतलब मेमोरी में इस एड्रेस पे मेरा डेटा पड़ा होगा जिसपे मुझे काम करना है. अगर 1 है तो उसका मतलब है इनडायरेक्ट एड्रेस है. इसका मतलब ये जो एड्रेस यहाँ पड़ा है हम मेमोरी में उस एड्रेस पर जाएंगे, वहां पर फिर से एक एड्रेस पड़ा होगा और उस पे जाकर आपकी वैल्यू होगी. तो दिस इज लाइक अ पॉइंटर. सो डायरेक्ट का मतलब है कि वेरिएबल का नाम दे रखा है, वेरिएबल में से वैल्यू उठानी है. इनडायरेक्ट का मतलब है पॉइंटर का नाम दे रखा है, तो पहले पॉइंटर में से जाके एड्रेस उठाएंगे, फिर उस एड्रेस पे से जाकर वैल्यू उठाएंगे. ठीक है, ये होता है मेमोरी रेफरेंस के केस में.
बट अगर वो मेमोरी रेफरेंस नहीं है, वो नॉन मेमोरी रेफरेंस है, तो ये तो पक्का है कि 111 ही होगा। देखो इसमें भी 11 है, इसमें भी 111 है। सो इफ द ऑपरेशन कोड इज 111, दैट मीन्स इट इज अ नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। सिंस इट इज अ नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ये आपके पास 0 या 1 हो सकता है। अब अगर ये 0 है तो आपकी इंस्ट्रक्शन एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगी, और अगर ये 1 है तो आपकी इंस्ट्रक्शन एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, सो इफ वी हैव अ 0 हियर, इट्स अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। इफ यू हैव अ 1 हियर, इट्स एन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? ठीक, सो ये आपकी 3 क्लासिफिकेशन है। अब इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस के नाम तो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस के नाम आपको याद रखने होंगे, जो कि हैं ये। तो ये 7 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली है एंड, कि डीआर और एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको आपने एंड करना है। एड, प्लस करना है। लोड, की जो भी डीआर में है उसको आप एक्यूमुलेटर में स्टोर करा दो। स्टोर, इसमें जो एक्यूमुलेटर में है उसको मेमोरी में डाल दो, ताकि वो जाके किसी दूसरे रजिस्टर में स्टोर हो जाए। ब्रांच एंड अनकंडीशनल, मतलब पीसी जहां पे भी है उसको जंप करा के किसी दूसरे एड्रेस पे ले जाओ, जैसे कि कोडिंग में गो टू स्टेटमेंट का काम होता है। BSA, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, इज फॉर फंक्शन कॉल्स। ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस मतलब हमने ब्रांच तो करना है, जंप तो करना है, लेकिन एग्जीक्यूट करके वापस वहीं आना है जिस एड्रेस को सेव करके गए थे। सो ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, कि जंप करके तो जाओ लेकिन रिटर्न वापस वहीं पर आओ जहां से कॉल हुआ था। Then you have ISZ, increment and skip if 0. So we should increase the value of AC या DR, not AC, क्योंकि हम यहाँ पर मेमोरी रेफरेंस है तो हम मेमोरी को रेफर करेंगे। सो वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेटा रजिस्टर। अगर वो 0 हो जाती है तो अगली इंस्ट्रक्शन को स्किप कर दो, अदरवाइज मत करो। तो ये 7 इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। एंड, एड, लोड, स्टोर। देखो याद करने का बहुत इजी तरीका है, एंड और एड, फिर लोड और स्टोर, फिर दोनों ब्रांच हो गई, फिर इंक्रीमेंट एंड स्किप ऑफ 0। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। ये याद कर भी सकते हो, वैसे इतनी जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? क्लियर AC, क्लियर ई। ई क्या होता है? जो एक एक्स्ट्रा कैरी वाली बिट आती है उसको होल्ड करने के लिए हम एक फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, जिसको हम ई कह देते हैं। सो क्लियर AC मतलब एक्यूमुलेटर को क्लियर कर दो, क्लियर ई मतलब उसको 0 कर दो। फिर कॉम्प्लीमेंट AC, कॉम्प्लीमेंट ई। तो पहली 4 तो क्या हो गई? क्लियर दोनों, फिर क्लियर के बाद कॉम्प्लीमेंट दोनों। ठीक है, कोड क्या रहेगा? 7800, 7400, 7200, 7100। तो फर्स्ट बिट तो 7 है और आगे 8421 हो गया। फिर सर्कुलर राइट, सर्कुलर लेफ्ट, फिर इंक्रीज, skip if AC is positive, skip if AC is negative, skip if AC is 0, skip if E is 0, and then hold. So ये कोड्स ऐसे चल रहे हैं। पहले 8421 है फर्स्ट सेकेंड डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट तो 7 ही है हमेशा। फिर अगली 4 में 0 हो जाएगा और तीसरे डिजिट में 8421 आएगा। फिर उससे अगले 4 में पहले 2 0 हो जाएंगे, फिर आखिरी डिजिट में 8421 आएगा। और इसका जो ऊपर मेमोरी रेफरेंस का आपको याद रखना है, वो तो देखो पहला 0 1 2 3 4 5 6, पीछे आपके मेमोरी का एड्रेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है। और अगर इनडायरेक्ट एड्रेस है तो 1 के पीछे 3 0 का मतलब है 8 9 10 11 12 13 14। सो इट इज दैट वे। सिमिलर वे यू हैव इनपुट आउटपुट, वो एफ से शुरू होंगे क्योंकि वहां पे 4 बार 1 होगा। और उसमें भी क्या है? इनपुट आउटपुट, स्किप इफ इनपुट फ्लैग इज ऑन, स्किप इफ आउटपुट फ्लैग इज ऑन, इंटरप्ट ऑन एंड इंटरप्ट ऑफ। तो ये इसके कोड्स हैं। सो ये 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये सिंक्रोनस मेथड से एग्जीक्यूट होती हैं, मतलब सब टाइमिंग एंड कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल्ड है। क्लॉक पल्सेस जनरेट होती हैं, उन क्लॉक पल्सेस के हिसाब से हर टाइम पे हर ऑपरेशन डिफाइंड है कि किस टाइम पे कौन सा ऑपरेशन होना चाहिए, और वो उसी टाइम होगा। गुड आफ्टरनून खुशहाल, यहां तक समझ आया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? आगे बताओ। ओके, सो अब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा होता है। ये तो आपकी इंस्ट्रक्शन है जहां से 12 बिट का एड्रेस सीधा कंट्रोल लॉजिक में चला गया।
जो 3 बिट का ऑपरेशन कोड था वो एक डिकोडर में गया, उससे हमारे पास D0 से लेके D7 तक आउटपुट्स आए जो भी इसके पास चले गए, 15th बिट भी इसके पास चली गई। अब इसमें ऐसा होता है कि टाइमिंग सिग्नल T0 पे ये ऑपरेशन होगा, टाइमिंग सिग्नल T1 पे ये होगा, और एक टाइम पे इनमें से कोई एक ही 1 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एक सीक्वेंस काउंटर यूज हो रहा है जो कि 4 बिट्स का है। सो 4 बिट्स का सीक्वेंस काउंटर है, मतलब 2⁴ 16 डिफरेंट टाइमिंग सिग्नल्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। सो ये एक टाइम पे 16 सिग्नल जनरेट करेगा जिसमें से कोई एक ही 1 होगा, बाकी के 0 होंगे। तो हम किसी एक टाइम सिग्नल पर एक काम को करते हैं। जैसे कि आपके पास इंस्ट्रक्शन साइकिल का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से एक इंस्ट्रक्शन को रीड करो, उसको डिकोड करो और एग्जीक्यूट करो। सो वी से कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के स्टेप्स क्या होते हैं। फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सो रैम से एक इंस्ट्रक्शन को फेच करके आईआर में लेकर आओ, फिर उसको डिकोड करो, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस फेच करो कि जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा कहाँ पड़ा है, एंड फाइनली यू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। ये सब अलग अलग टाइमिंग सिग्नल पर होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो स्टेप्स क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल के। फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, सेकेंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन, थर्ड read the effective address from memory if the instruction has an indirect address and execute the instruction। तो सबसे पहले T0 पे क्या होता है, हमें कैसे पता कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो जो भी एड्रेस पीसी में है वो AR में आ जाना चाहिए। दैट इज डन ऑन T0। सो टाइमिंग सिग्नल T0 पर पीसी में पड़ा हुआ एड्रेस AR में आ जाएगा। टाइमिंग सिग्नल T1 पर IR में आ जाएगा वो जो मेमोरी में AR पर है। सो मेमोरी में AR पे जो भी इंस्ट्रक्शन है, we will fetch that and it will come to IR and your program counter will increase by 1. So PC will increase by 1 and then at T2 आप इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करोगे। तो 12 से 14 तक की जो बिट्स हैं वो डिकोड हो गए, D0 से D7 में आ जाएंगी। 0 से 11 की जो बिट्स हैं वो AR में आ जाएंगी और 15th नंबर बिट को हम I में ले लेंगे। सो T0, T1, T2 ये तो आपके फर्स्ट स्टेप में हो गए फेच द इंस्ट्रक्शन में, फेच एंड डिकोड में। तो फेच का मतलब क्या है कि पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लाओ, वो कहां से आएगा, पीसी से, पीसी से एआर में आ गया, फिर हमने क्या किया, उसको आईआर में पुट करके पीसी को 1 से इंक्रीज कर दिया, फिर हमने डिकोड किया, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड काम करना है। सेकंड काम क्या करना है, इफेक्टिव एड्रेस फेच कराना है। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ही तो हम इफेक्टिव एड्रेस फेच कराएंगे, और अगर आई 0 है मतलब वी ऑलरेडी हैव द इफेक्टिव एड्रेस, तो हमें आगे कुछ नहीं करना। सो यहाँ पर D7 कॉम्प्लीमेंट मतलब D7 1 नहीं है। सो D7 कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि D7 इज नॉट 1, मतलब इट इज अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, और आई है, आई 1 है, तो T3 पे क्या करोगे, AR इज इक्वल टू M ऑफ AR, मतलब पॉइंटर की तरह एक और एड्रेस हमने फेच कर लिया कि जो एड्रेस AR में है वो ऑपरेंड का एड्रेस नहीं है, उस एड्रेस पे जो पड़ा है वो है, तो AR इज इक्वल टू M ऑफ AR। इससे मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस है वो AR में आ जाएगा। लेकिन अगर आई वाली बिट 0 है, आई कॉम्प्लीमेंट, तो अगर आई वाली बिट भी 0 है मतलब डायरेक्ट एड्रेस है तो कुछ नहीं करना, नथिंग। बट अगर D7 1 है और आई कॉम्प्लीमेंट मतलब आई 0 है, सो D7 1 है, आई 0 है, तो एग्जीक्यूट अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। और अगर D7 1 है, आई भी 1 है, देन एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एट T3। फिर T4 पे अब आएगा आपका मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि T3 पे ये दोनों तो हो चुके हैं, अब सिर्फ T4 को आपको एग्जीक्यूट कराना है। सो T4 पे पहले तो हम मेमोरी में से वैल्यू उठा के DR में ले आएंगे और फिर जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस। ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, बाय हार्ट, 4 बार ड्रॉ कर लो, 10 बार ड्रॉ कर लो, बट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ इट एनी टाइम इट इज आस्क्ड फॉर। तो हम शुरू करेंगे विद सीक्वेंस काउंटर एज 0। T0 पे आपका प्रोग्राम काउंटर AR में जाएगा, T1 पे इंस्ट्रक्शन फेच होकर IR में आ जाएगी और प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। T2 पे आपकी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगी, फिर हम चेक करेंगे D7 क्या है, 1 है या 0 है। अगर तो D7 0 है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, लेकिन अगर ये 1 है तो रजिस्टर या इनपुट आउटपुट है। अगर ये 1 है तो अब आई बिट को चेक करोगे, अगर आई बिट 0 है तो एग्जीक्यूट द रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड सीक्वेंस काउंटर को वापस 0 कर दो। और अगर आई 1 है तो एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एंड सीक्वेंस काउंटर को वापस 0 कर दो। लेकिन अगर D7 0 है
तो हम आई बिट को चेक करेंगे। अगर आई बिट 0 है तो कुछ नहीं करना, वी ऑलरेडी हैव द इफेक्टिव एड्रेस। लेकिन अगर आई बिट 1 है तो आप इफेक्टिव एड्रेस फेच करोगे एंड देन यू विल एग्जीक्यूट योर memory reference instruction. So this diagram is very important. ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए. This shows the whole conclusion of your instruction cycle. अगर आपने वो सही बना दिया मतलब आपका instruction cycle बिल्कुल सही बना. ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बता रखा है कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो वो कैसे होगी. तो अगर हम एंड कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इफेक्टिव एड्रेस से वैल्यू रीड होकर डेटा रजिस्टर में आएगी. सो हम पहले क्या करेंगे, T4 3 तक हम कर चुके थे. तो अगर D0 है, D0 मतलब एंड वाली इंस्ट्रक्शन है, D0 T4, D0 है T4 है तो पहले तो डेटा को DR में ले आओ. फिर D0 T5 पे AC में क्या आ जाएगा, AC एंड DR. इंस्ट्रक्शन खत्म, सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो. सेम इज द केस विद ऐड. ऐड में भी पहले मेमोरी से DR में ले आएंगे, फिर AC इज इक्वल टू AC प्लस DR करेंगे. इसमें जो भी कैरी होगा उसको हम ई में स्टोर कर देंगे क्योंकि एडिशन के बाद कैरी आ सकता है. एंड देन अगेन सीक्वेंस काउंटर इज मेड 0. फिर आपके पास आ गया लोड टू AC. सो यहाँ पर हम लोड करेंगे AC के अंदर. सो पहले वैल्यू को DR में लेकर आओ, फिर सिंपल DR से AC में शिफ्ट करा दो. सो जस्ट कॉपी इट फ्रॉम DR टू AC. सो दैट इज लोड टू AC. ठीक है. इसके बाद है स्टोर. अब AC से तो डायरेक्ट मेमोरी में वैल्यू जा सकती है क्योंकि AC से बस में लाइन आती नहीं है, लेकिन बस AC से बस में डेटा जा सकता है. तो AC से डायरेक्ट मेमोरी में AR वाले एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करेंगे और यहीं पे सीक्वेंस काउंटर को हम 0 कर देंगे. ब्रांच अनकंडीशनली, इसका क्या मतलब है कि आपको सिंपली प्रोग्राम काउंटर को बदल देना है. तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी थी अब वो नहीं होगी, रादर AR में जो एड्रेस है वो PC में चला जाएगा और अब उस एड्रेस पे से वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा. सो दिस इज कॉल्ड ब्रांच एंड दिस इज ब्रांच अनकंडीशनल. हम ब्रांच कर गए एक तरफ, वापस आने का कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो वी जस्ट गोइंग वन वे, एक तरफ हम चले गए. ठीक है. The effective address from AR is transferred through the common bus. ये तो हो गया. Then you have branch and save return address. So this instruction is useful for branching to a portion of the program called a subroutine or procedure. वहां पे जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हमें वापस आना है. तो हम जो PC में है उसको M of AR पे पहले स्टोर कर देंगे. ठीक है. जो भी एड्रेस दिया है उस जगह पर करंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज स्टोर्ड and then you modify the program counter with AR plus 1. और जब उसको हम पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे तो उसके एंड में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है ऐसे, जैसे ये देखो, ये BSA इंस्ट्रक्शन है. अभी 20 पे ये इंस्ट्रक्शन है तो PC क्या होगा 21. लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वी नीड टू गो टू 135. तो जब हमें 135 पे जाना होगा तो वो क्या करेगा, 135 पे PC को स्टोर कर देगा. PC 21 था ना, सो वी स्टोर इट हियर एंड PC विल चेंज टू 135 plus 1 that is 136. अब वो यहां से इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी शुरू करेगा. इस सब रूटीन की जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो ये होनी चाहिए, 1 ब्रांच अनकंडीशनल 135. दैट मीन्स हमें PC को वापस लेके जाना है कहाँ पे, 135 पे. लेकिन ये इनडायरेक्ट एड्रेस है तो 135 पे नहीं लेके जाना, 135 में जो वैल्यू है वहां लेके जाना है. सो ये अनकंडीशनल जो है वो इनडायरेक्ट एड्रेस है तो वो 135 पे जाके देखेगा क्या है 21. अब ब्रांच हो जाएगा 21 पे तो हम वापस यहाँ पहुंच जाएंगे. सो दिस इज ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, कि पहले वापस कहाँ आना है उस एड्रेस को स्टोर करो फिर ब्रांच कर जाओ. उसकी लास्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए जो आपको वापस वहीं ले आएगी जहां से कॉल हुआ था. सो दिस इज द लॉजिक विच इज यूज्ड इन योर फंक्शन कॉल्स. तो यही लॉजिक से आपकी सारी फंक्शन कॉल्स होती हैं और ये आपकी इसमें स्टेटमेंट हो गई कि PC को स्टोर करो AR में, AR को 1 से इंक्रीज कर दो और फिर AR की वैल्यू PC में डाल के सीक्वेंस काउंटर को 0 कर दो. एंड वी एज्यूम कि लास्ट में ये स्टेटमेंट होगी ही, अगर नहीं हुई तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे, बट वी एज्यूम कि ये होगी ही. एंड द लास्ट मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन यू हैव इज इंक्रीमेंट एंड स्किप F0. ये क्या चेक कर रहा है कि अगर आपके DR की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करते हैं और वो 0 हुई तो अगली इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगी. तो पहले मेमोरी से वैल्यू DR में आ जाएगी, DR को मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगी और फिर क्या करूंगी, DR को 1 से इंक्रीज कर दिया, DR M of AR में आ गया, वापस उसको अपडेट भी तो करना है मेमोरी में. तो पहले मेमोरी से आप डेटा रजिस्टर में लाए,
उसको 1 से इंक्रीज किया, उसको वापस मेमोरी में अपडेट भी किया और चेक किया कि क्या DR 0 है, अगर है तो PC शुड बी PC प्लस 1। तो प्रोग्राम काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब अगली इंस्ट्रक्शन स्किप हो जानी चाहिए। ये करने की जरूरत नहीं है, वो आपने ऊपर इंस्ट्रक्शंस कर ही ली, दैट इज इनफ। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स में अभी आपको दिखाती हूँ कैसा आता है, बट आई होप ये समझ आ गया कि ये कैसे हो रहा है। फाइन। इसी से रिलेटेड चीज है इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट, कि जब भी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो प्रोसेसर को बीच में रोकना पड़ता है। ये हमने अभी आपका 11th चैप्टर में भी पढ़ा है। सो द प्रोसेसर हैज टू बी स्टॉप्ड फॉर द इनपुट आउटपुट। प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है उसको वो छोड़कर इनपुट आउटपुट को सर्व करने के लिए जाना पड़ता है, और फिर वापस उसको आके वहीं से रिज्यूम करना होता है जहां पे उसने छोड़ा था। ठीक है, सो उसके लिए आपका ये वाला मेथड यूज होता है कि वी हैव अ स्पेशल वेरिएबल आर जो बताता है कि इंटरप्ट साइकिल चल तो नहीं रहा ऑलरेडी। तो अगर तो आपका आर 0 है मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल चलेगा, अगर 1 है तो इंटरप्ट साइकिल चलेगा। आर अगर 0 है तो इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रहा है, फेच एंड डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हो रहा है। साथ साथ में हमने ये भी देख लिया कि क्या इंटरप्ट इनेबल ऑन है, मतलब क्या हम इंटरप्ट को अलाउ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो सिंपल खत्म, ऊपर चले जाओ। लेकिन अगर कर रहे हैं तो चेक करो कि क्या हमें इनपुट के लिए इंटरप्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो आउटपुट के लिए चेक करो। लेकिन अगर चाहिए तो 1 करके आर को 1 सेट करेंगे और वापस ऊपर चले जाएंगे, अगले साइकिल में इंटरप्ट साइकिल चलेगा। वो क्या करेगा, जहां पे वापस आना है उसको पहले m of 0 पे स्टोर कर देगा, खुद चला जाएगा 1 पे, वहां पर सब रूटीन का एड्रेस स्टोर्ड है, उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर वापस वहीं ब्रांच होके आ जाएगा जहां से छोड़कर गया था। सो इंटरप्ट इज सेम एज BSA, बस इंटरप्ट जो है वो एक्सटर्नली जनरेटेड होता है, इट इज जनरेटेड बाय द इनपुट आउटपुट रूटीन। ठीक है, तो जो भी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है वहां से इंटरप्ट जनरेट होगा, CPU वहीं पे रुकेगा जो काम कर रहा था और फिर जाकर उसको सॉल्व करके आएगा। दैट इज इट। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट टू बी डन। ठीक है, ये आप नहीं पढ़ोगे, जो मैंने ऊपर बताया है आपको सिर्फ उतना करना है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसा आता है, देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5-10 आप देख लो। क्या कह रहा है ये कि एन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस 0 to 1 इन द बेसिक कंप्यूटर हैज I is equal to 0, an operation code of the AND instruction and an address part equal to 083, all numbers are in hexadecimal, the memory word at address 083 contains the operand। तो मैं एक यहाँ छोटी सी मेमोरी बना लेती हूँ अपनी ऐसे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कहाँ है, एट एड्रेस 0 to 1 इन द बेसिक कंप्यूटर हैज I is equal to 0। ऑपरेशन कोड कौन सा है, एंड का, तो एंड 0 तो मतलब 0 0 0 0, सारे ही 0 हो गए ना इसमें। तो एड्रेस पार्ट इज इक्वल टू 083। ठीक है, द मेमोरी वर्ड एट एड्रेस 083 is B8F2 and the content of AC is A937। Go over the instruction cycle and determine the contents of the following registers at the end of the execute phase। Repeat the problem 6 more times starting with the operation code of another memory reference instruction। ठीक है, तो अभी आपने PC लिया, PC कितना है 021, AR में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, फेच। तो AR में जब हम लिखेंगे T0 पे क्या होता है, AR में आ जाता है PC, तो आपका AR चेंज होकर हो गया 021। फिर T1 पे क्या होता है, आपका IR में आ जाता है M of AR and your PC is incremented by 1, तो आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बन जाएगी 0083 और आपका PC बन जाएगा 022। बाकी के सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या था, डी कोड होगा। डी कोड के लिए इन्होंने हमसे पूछा है, यस, तो डी कोड में AR चेंज हो जाएगा, AR में आपके पास आ जाएगा 083, दैट्स योर इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेस नहीं है तो T3 पे कुछ नहीं होगा, फिर T4 पे आ जाएंगे। T4 में आपके पास डेटा रजिस्टर में फेच होके आ जाएगा B8F2। फिर आपका टाइमिंग सिग्नल T5 आ जाएगा जिसमें B8F2 और A937 को हमने ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, B की आप बाइनरी वैल्यू लिखो, B कितना है 10 11 11, सो 8 4 2 1, so this is 11, this is 8, F is all 4 ones, 2 is 0010, A कितना हो जाएगा 1010, 9 कितना हो जाएगा 1001,
3 हो जाएगा 0 0 1 1, 7 हो जाएगा 0 1 1 1। इसको आपने एंड कर देना है, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 ये 0 ये 0 0 0 1 0 1 0 1। So 1 0 1 0 is A. Then 1 0 0 is 8. This is 3. This is 2. So new value of your accumulator will be A832। तो ऐसे आपको ये सारे टाइमिंग सिग्नल याद रखने हैं और आपको टाइमिंग सिग्नल के हिसाब से बताना है कि आपकी रजिस्टर की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। अब उसने बोला ऐसे ही इसको एंड के लिए रिपीट करो, फिर लोड के लिए, फिर स्टोर के लिए, वो आप करते रह सकते हो, ठीक है। बट दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस हैव टू बी सॉल्व। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका अब होमवर्क है कि आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 खुद से करोगे। तो कल जब इसकी हम क्लास करेंगे आर्किटेक्चर की, तो मैं ये दोनों क्वेश्चंस आपके देखूंगी, आपसे नहीं होंगे तो मैं कल कराऊंगी, बट आई वांट यू टू रीड इट योरसेल्फ।